नमस्कार साथियों, मैं बबलू दाकर स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर 112 जिसको हम फॉरेस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। आज इसके अंदर हम बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है फॉरेस्ट मेजरमेंट। क्या होता है फॉरेस्ट मेजरमेंट, इसके बारे में हम आज विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। क्या इसके उद्देश्य हैं, कौन कौन से फॉरेस्ट मेजरमेंट के अंदर हमें किन किन का मापन करना है या मेजर करना है उनको, उन सभी के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फॉरेस्ट मेजरमेंट। तो साथियों, फॉरेस्ट मेजरमेंट का अर्थ क्या होता है? तो फॉरेस्ट मेजरमेंट का अर्थ होता है कि वनों के अंदर उगने वाले वृक्षों का हमें उनका व्यास निकालना है, उनकी ऊंचाई कितनी है, उनकी उम्र कितनी है, उनमें कितनी वृद्धि हो रही है उनमें, और उनका जो आयतन है वो कितना है। इन सभी को अगर हम सम्मिलित रूप से कहें तो इनका हमें मापन करना है। और जब किसी शाखा के अंदर इन सभी का मापन किया जाता है तो उस शाखा को हम वन क्षेत्र मिति के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तो वन क्षेत्र मिति के नाम से जानते हैं। ये इसकी डेफिनेशन होती है, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखते हैं फॉरेस्ट मेजरमेंट के अंदर ये जो मेजरमेंट जो टर्म है इसका अर्थ क्या होता है वो हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो मेजरमेंट जो है टर्म, ये टर्म एक लैटिन भाषा का शब्द, एक लैटिन भाषा के शब्द मेंसुरा से बना है। एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका नाम है मेंसुरा। उस मेंसुरा से मेजरमेंट शब्द की उत्पत्ति हुई है। और इस मेंसुरा का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो किसी भी चीज़ का क्या करना, मापन करना या उसको मेजर करना। किसी भी चीज़ को मेजर करना या मापन करना, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं? मेजरमेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रश्न बन सकता है कि मेजरमेंट किस भाषा के शब्द से बना है? तो मेंसुरा लैटिन भाषा के शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है मापन या नापतोल करना, ठीक है ना। ये इसका अर्थ होता है, ये हमको पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं जो फॉरेस्ट मेजरमेंट है इसके कुछ उपनाम भी हैं, वो उपनाम भी हमको पता होना चाहिए और इनसे भी कई बार एग्जाम में प्रश्न बनते हैं तो वो उपनाम हमको पता होना चाहिए। तो इसका हम अगर उपनाम की बात करें, इनके अगर हम उपनाम की चर्चा करें तो उपनाम हो जाएगा, पहला तो हो जाएगा इसको फॉरेस्ट, जो ये फॉरेस्ट मेजरमेंट है इसको फॉरेस्ट बायोमेट्री के नाम से भी जाना जाता है। और इसका अर्थ क्या होता है वो भी हम देखेंगे। और एक जाना जाता है इसको डेंड्रोमेट्री के नाम से जाना जाता है। इन दोनों का अर्थ क्या होता है वो अब हम देख लेते हैं। जो फॉरेस्ट बायोमेट्री होता है इसके अंदर जो फॉरेस्ट है उसका तो अर्थ हो जाएगा वन हो जाएगा। और ये जो बायोमेट्री है, बायोमेट्री दो शब्दों से मिलकर बना है, एक हो जाएगा बायो और एक हो जाएगा मेंटरी। इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है बोर्ड, जिसमें बायो का अर्थ तो क्या होता है? तो जनरली बायो का अर्थ होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। लिविंग यानी कि जीवित जीव। और फॉरेस्ट के अंदर जीवित जीव कौन से होते हैं? प्लांट होते हैं, सर्ब होती है, झाड़ियाँ होती है। इन सभी का हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं उनको। और मेंटरी का अर्थ क्या होता है? तो मेंटरी का अर्थ होता है मेजर, ठीक है ना। मेंटरी का अर्थ क्या होता है? तो मेजर होता है। तो फॉरेस्ट मेजरमेंट को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं फॉरेस्ट बायोमेट्री के नाम से भी जाना जाता है। और ये कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है कि फॉरेस्ट मेजरमेंट को और किस नाम से जाना जाता है? तो बायोमेट्री के नाम से जाना जाता है। और हो सकता है कि एग्जाम के अंदर आपको फॉरेस्ट टर्म भी दे दे साथ में, और हो सकता है कि और बायोमेट्री एक अलग टर्म भी दे दे। तो दोनों का अर्थ एक ही होता है। फॉरेस्ट आगे इसके अंदर लगा भी हो सकता है और नहीं भी लगा हो सकता है, तो हम इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें डेंड्रोमेट्री का अर्थ क्या होता है? तो डेंड्रोमेट्री दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो मिलकर बना है डेंड्रो और एक मिलकर बना है मेंटरी, ठीक है ना। डेंड्रो और मेंटरी इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है। डेंड्रो का अर्थ क्या होता है? तो जनरली हमने जब फॉरेस्ट की क्लास स्टार्ट की थी तब हमने देखा था, प्रमुख शब्दावली देखी थी हमने फॉरेस्ट वन से संबंधित जितनी भी प्रमुख शब्दावलियाँ थी उनके बारे में हमने देखा था। तो उसके अंदर हमने एक टर्म पढ़ा था डेंड्रोलॉजी, एक टर्म पढ़ा था हमने डेंड्रोलॉजी। और उसका अर्थ हमने देखा था विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनों का अध्ययन किया जाता है या वृक्षों का अध्ययन किया जाता है, सॉरी वनों का नहीं वृक्षों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम डेंड्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो उसी शब्द से मिलता जुलता शब्द है डेंड्रो, और उसमें डेंड्रोलॉजी था जिसमें वृक्षों का अध्ययन किया जाता है, और इसमें लगा दिया डेंड्रोमेट्री, ठीक है ना। और डेंड्रो का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा? वृक्ष हो जाएगा या ट्री हो जाएगा, ठीक है ना। डेंड्रो का अर्थ क्या हो जाएगा? ट्री हो जाएगा। और मेंटरी का अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पर मेंटरी का अर्थ हो जाएगा मेजर हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि फॉरेस्ट बायोमेट्री और डेंड्रोमेट्री दोनों का अर्थ क्या होता है और ये दोनों इसके उपनाम होते हैं। किसके उपनाम होते हैं? तो फॉरेस्ट मेजरमेंट के उपनाम होते हैं, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में हम देखते हैं फॉरेस्ट मेजरमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। तो फॉरेस्ट मेजरमेंट की डेफिनेशन इतनी कोई खास है नहीं। फॉरेस्ट मेजरमेंट की डेफिनेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी। वह वानिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनों का अंदर उगने वाले वृक्षों का मापन किया जाता है उसे हम वन क्षेत्र मिति कहते हैं। अब इसके अंदर हम किन किन का मापन करते हैं तो वो हम देख लेते हैं। तो फॉरेस्ट मेजरमेंट के अंदर हम किस किस का मापन करते हैं? तो फॉरेस्ट मेजरमेंट के अंदर हम व्यास का मापन करते हैं, डायामीटर का। किस किस का मापन करते हैं? तो व्यास का मापन करते हैं, वृक्ष की ऊंचाई का मापन करते हैं। इसके अतिरिक्त और किसका मापन करते हैं? तो इसके अतिरिक्त हम करते हैं उम्र हो गया, उम्र का मापन करते हैं। इसके अतिरिक्त और किसका करते हैं? तो इसके अतिरिक्त हम करते हैं वृद्धि,
और एक हो जाएगा इसके अतिरिक्त हम करते हैं आयतन। इन सभी का हम मापन करते हैं और इसी को हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, वन क्षेत्र मिति क्या कहते हैं, तो वन क्षेत्र मिति के नाम से इसको हम जानते हैं। अब उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा कि वन क्षेत्र मिति या फॉरेस्ट मेजरमेंट कहते किसे, तो किसे कहते हैं, तो वानिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत, मैं जो परिभाषा बोल रहा हूँ इस पर सभी ध्यान देना, वानिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनों में उगने वाले वृक्षों का मापन किया जाता है उसे हम वन क्षेत्र मिति कहते हैं। और किनका मापन किया जाता है, तो उसके अंदर व्यास का, डायमीटर का मापन किया जाता है, हाइट का किया जाता है, एज का किया जाता है, ग्रोथ का किया जाता है और वॉल्यूम का किया जाता है। इन सभी को सम्मिलित रूप से हम किस नाम से जानते हैं, तो वन क्षेत्र मिति के नाम से जानते हैं। ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर अब हम इसमें से आगे बढ़ते हैं थोड़ा और, अब हम देखते हैं कि इन सभी का हम मापन कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं इनको, तो किसी भी चीज़ का अगर हम कोई भी चीज़ करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम वो कार्य करते हैं। जैसे हम उदाहरण की बात करें तो अगर हमें जॉब लगना है तो उसके लिए हम पढ़ाई करते हैं, या फिर गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, प्राइवेट जॉब हो सकती है, तो उन सभी के लिए हम क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। ये हमारा उद्देश्य होता है, पढ़ाई के जरिए हम जॉब के अंदर एंटर करते हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार हमें इन सभी का अगर मापन करना है तो मापन करने के पीछे का उद्देश्य क्या है वो हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है वो उनके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। तो अगला जो आपका और हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा इसके अंदर, वो टॉपिक हो जाएगा इसमें हमारा वन क्षेत्र मिति का उद्देश्य। वन क्षेत्र मिति के उद्देश्य, तो वन क्षेत्र मिति के उद्देश्य क्या है, तो ये हमको पता होना चाहिए। तो जनरली वन क्षेत्र मिति के जो उद्देश्य हैं उनमें सबसे पहला उद्देश्य हो जाएगा हमारे वन क्षेत्र मिति में, हमारा पहला उद्देश्य हो जाएगा फॉर सेल, यानी कि बेचने के उद्देश्य से, बेचने के उद्देश्य से, ठीक है ना, बेचने के उद्देश्य से। अब ये फॉर सेल यानी कि बेचने के उद्देश्य से कैसे हो जाएगा, तो जनरली हम कोई भी वनों का अगर हम संरक्षण कर रहे हैं या फिर अगर हम कोई भी वन लगा रहे हैं तो उसके पीछे का जो हमारा मेन मकसद रहता है वो रहता है उसको टिम्बर को बेचकर आय की प्राप्ति करना। और आय की प्राप्ति करने के लिए हम क्या करते हैं, तो पहला हम करते हैं फॉरेस्ट का, हम जो भी उसका डायमीटर है वो मापते हैं, उसकी ऊंचाई कितनी है वो मापते हैं, कितनी वृद्धि कर रहा है वो सारा चीज़ें हम माप कर, और एक अगर अच्छी उम्र का है, अच्छा उसका व्यास है, अगर व्यास के अंदर उसका टिम्बर आ जाता है या फिर अच्छी उसकी ऊंचाई है तो उसको बेचने पर हमें जो आय की प्राप्ति होगी वो हमें ज़्यादा प्राप्ति होगी। तो इसी उद्देश्य से उन सभी का हम मापन करते हैं। तो पहला तो हो जाएगा फॉर सेल यानी कि बेचने के उद्देश्य। बेचने के उद्देश्य से हम क्या करते हैं, टिम्बर बेचते हैं, या फिर हम हो सकता है इसके अंदर टिम्बर के लिए हो सकता है या फिर बैम्बू इंडस्ट्री के लिए हो सकता है। तो वो बेचने के उद्देश्य से हम क्या करते हैं, तो इन सभी का मापन करते हैं, ठीक है ना। किनका मापन करते हैं, तो व्यास का मापन हो गया, ऊंचाई का मापन हो गया, उम्र का मापन हो गया, आयतन का मापन हो गया, इन सभी का हम मापन करते हैं, ठीक है ना। नंबर सेकंड उद्देश्य हो जाएगा फॉर, पहला तो हो जाएगा फॉर सेल और नंबर सेकंड हो जाएगा फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट। फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी कि वन के रख रखाव या वन के प्रबंधन में, ठीक है ना। अगला जो उद्देश्य हो जाएगा वो जाएगा फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट या वन के रख रखाव में। अब ये कैसे हो जाएगा, तो फॉरेस्ट वन के रख रखाव का हमारा दूसरा उद्देश्य किस प्रकार से पूरा करेगा ये, तो जनरली हम अगर कोई भी हमने फॉरेस्ट लगाया है तो उसका हमें मेंटेनेंस देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अगर किसी में रोग लग रहा है, कीट लग रहा है तो उनको वहाँ से हटाना पड़ेगा, या फिर कोई वृक्ष है जो वो बढ़िया पककर तैयार हो गया, मैच्योर हो गया तो उसको वहाँ से काट कर हटाना पड़ेगा, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए उसको कब निकालेंगे, तो उसके हमें उम्र का मापन करना पड़ेगा। 20 वर्ष हो गए तो उसको वहाँ से हटाना पड़ेगा। या फिर हो सकता है अगर कोई वृक्ष बढ़ा है तो उसकी टहनी को वहाँ से काट कर, उसके कुछ शाखाओं को काट कर हम हटाएंगे और टिम्बर की प्राप्ति करेंगे। तो उसके लिए भी हमको व्यास का मापन करना पड़ेगा, उसकी ऊंचाई का मापन करना पड़ेगा। तो अगला जो उद्देश्य हो जाएगा वो हो जाएगा फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी कि वन के रखरखाव का अगला उद्देश्य हो जाएगा, ठीक है ना। नंबर थर्ड की बात करें तो नंबर थर्ड हो जाएगा इसमें फॉर प्लानिंग। अब ये प्लानिंग यानी कि हमें अगर फॉरेस्ट के किसी भी प्रकार की अगर हमें योजना बनानी है, यानी कि अगर हमें अगर नया वन लगाना है तो हम अगर नया वन लगाएंगे तो उसके लिए हमें पहले से प्रिपरेशन यानी तैयारी करनी पड़ती है कि हमें उसके अंदर क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसके किसी भी चीज़ की प्लानिंग के लिए हम क्या करते हैं, तो जो पहले वाला जो फॉरेस्ट होता है, वन होता है, उसमें जो भी डेटा होता है उसके आधार पर हम अगले फॉरेस्ट के निर्माण के लिए जो भी हमें तैयारी की आवश्यकता होती है उनकी हम योजना बनाते हैं। और वो जो योजना बनाई जाती है उनका जो आधार रखा जाता है वो रखा जाता है वृक्ष का व्यास, वृक्ष की ऊंचाई कितनी होगी, तब हम किसकी कटाई कितनी करनी है, कितनी उम्र होने पर कटाई करनी है। तो वो अगर हमारे पास में डेटा रहेगा तो उसके आधार पर हम योजना बनाकर अगले जो भी हम नया वन लगाएंगे उसके अंदर वो सारी चीज़ें हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा फॉर प्लानिंग किसके लिए, तो फॉरेस्ट के किसी भी चीज़ की अगर नया वन लगा रहे हैं तो उसकी प्लानिंग के लिए ये सारा सिस्टम हो जाएगा, ठीक है ना। अगला हो जाएगा इसमें नंबर फोर्थ, एक तो हो जाएगा फॉर सेल, फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट हो जाएगा, और नंबर थर्ड हो जाएगा फॉर प्लानिंग। और नंबर फोर्थ की बात करें हम तो नंबर फोर्थ हो जाएगा इसमें फॉर
इसके अंदर नंबर 4 हो जाएगा, नंबर 4 हो जाएगा इसके अंदर नंबर 4 जो हो जाएगा वो हो जाएगा फॉर रिसर्च। फॉर रिसर्च यानी कि अगर हमें कोई भी वन के अंदर कोई भी अनुसंधान कार्य करना है तो वो हमारे इसके प्रमुख उद्देश्य के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 4 उद्देश्य होते हैं, कौन कौन से? पहला हो जाएगा फॉर सेल, बेचने के उद्देश्य से, कोई भी अगर हम लकड़ी बेचते हैं तो उसका उद्देश्य हो जाएगा, वन के रखरखाव के लिए हो जाएगा, कोई भी योजना बनानी है हमको वन के निर्माण के लिए तो वो हो जाएगा, और अनुसंधान के लिए तो हमें वहाँ से ऑथेंटिक डाटा मिल जाता है तो वो हमारे लिए एक उद्देश्य के रूप में कार्य करेगा, और आगे जाकर वो हमें एक नया किसी प्रकार का हो सकता है। हमें अगर टिम्बर लेना है तो अगर हम रिसर्च करेंगे तो हमें ये गुणवत्ता जो सबसे अच्छी क्वालिटी का जो टिम्बर होगा उसके बारे में हमें पता चल जाएगा कि इस वृक्ष का टिम्बर सबसे अच्छा रहेगा, तो वो हमें रिसर्च के माध्यम से पता चलता है। तो ये इसके 4 प्रमुख उद्देश्य हो जाएंगे, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको एज इट इज ऐसे कैसे याद रखना, फॉर सेल, फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फॉर प्लानिंग और फॉर रिसर्च, ये 4 इसके उद्देश्य हो जाएंगे, ठीक है ना। ये तो होते हैं इसके उद्देश्य। अब हम इसके अंदर एक एक करके देखेंगे कि ऊंचाई का मापन किस प्रकार से किया जाता है, व्यास का मापन किस प्रकार से किया जाता है। अब हम उन मेथड के ऊपर चलते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर हम देखते हैं, सबसे पहला जो हमने अभी मापन देखे थे 5 चीज़ों के बारे में हमने देखा था। सबसे पहले हमने व्यास के बारे में देखा, ऊंचाई के बारे में देखा, और उसके बाद में हमने उम्र, वृद्धि और आयतन, इन 5 में से हमको एक एक करके हम इनके बारे में देखने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फॉरेस्ट मेजरमेंट के अंदर ऊंचाई मापन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऊंचाई मापन या हाइट मेजरमेंट। ऊंचाई मापन या हाइट मेजरमेंट, इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। ये क्या होता है, किस प्रकार से इसको निकाला जाता है, इसकी कितनी विधियां होती है, उन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कंपटीशन एग्जाम के साथ साथ में हमारे थ्योरी के अंदर भी इसमें से प्रश्न आते हैं। सीधा सीधा प्रश्न आता है कि वृक्ष की ऊंचाई मापन की प्रमुख विधियों का सविस्तार वर्णन कीजिए, या फिर इसमें से पर्टिकुलर एक विधि का नाम दे दिया जाता है, उसके बारे में पूरा सविस्तार बताइए। या फिर हो सकता है कि ऊंचाई मापन का वर्गीकरण करते हुए निम्न किसी भी एक विधि का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो प्रश्न किसी भी प्रकार से बन सकता है, तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ठीक है ना। तो ऊंचाई मापन के अंदर हमें सबसे पहले इसके अंदर 3 से 4 चीज़ें पता होनी चाहिए। इसको हम सीक्वेंस से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हाइट मेजरमेंट हम क्यों करते हैं, और इसके अंदर प्रमुख शब्दावलियाँ कौन कौन सी आती है। उसके बाद हम इसकी प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी है उनके ऊपर चलेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम हाइट मेजरमेंट क्यों करते हैं, तो जो अभी हमने पीछे 4 जो उद्देश्य देखे हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम हाइट का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है ना। ऊंचाई का मापन हम क्यों करते हैं, तो जो पीछे हमने 4 उद्देश्य देखे थे उनके पूर्ति के लिए हम ऊंचाई का मापन करते हैं, ये हमको पता होना चाहिए। अब ऊंचाई का मापन के लिए भी अलग अलग तरीके होते हैं, वो तरीके भी हम देखेंगे। और ऊंचाई के लिए अलग जो फॉरेस्ट होता है उनके अंदर उगने वाले जो वृक्ष होते हैं उनके अलग अंदर भी अलग अलग ऊंचाइयाँ होती है, और उन ऊंचाइयों को भी पूर्ति के लिए हम ऊंचाई जो हाइट मेजरमेंट होता है उनके अंदर ये सारी चीज़ें आती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइट मेजरमेंट के अंदर प्रमुख क्यों करते हैं, वो मैंने बता दिया आपको। जो हमने पिछले स्लाइड पे जो उद्देश्य देखे थे उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम हाइट मेजरमेंट करते हैं। अब इसके अंदर हम देखते हैं प्रमुख हाइट मेजरमेंट के अंदर आने वाली प्रमुख शब्दावली, प्रमुख शब्दावलियाँ कौन कौन सी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर एक वृक्ष का डायग्राम बना रहा हूँ, उस डायग्राम के आधार पर आपको समझ में आ जाएगा कि हाइट मेजरमेंट के अंदर प्रमुख शब्दावलियाँ कौन कौन सी आती है, ठीक है ना। तो सभी आप इधर ध्यान देना। ये एक हमारे वृक्ष का क्या है बोले हैं, ये प्रमुख जो छोटी छोटी जो शब्दावलियाँ थी, इन शब्दावलियों के बारे में हम पहले देख चुके हैं, ठीक है ना। इन शब्दावलियों के बारे में हम पहले देख चुके थे। अब इनमें हम देखते हैं कि ये वृक्ष है, इस वृक्ष की जो यहाँ से लेकर ये ग्राउंड लेवल से लेकर जो क्राउन का जो टॉप वाला जो भाग होता है, इस भाग के बीच की जो ये ऊंचाई होती है, इसी को क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं, और ये एक वृक्ष की होती है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला जो पूरा जो भाग होता है, ये वाला भाग, जो ये वाला भाग होता है, इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको साथियों हम क्या नाम देते हैं, तो इसको बोलते हैं हम क्राउन। ये जो शब्दावली है, ये इन शब्दावलियों के बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं, एक बार मैं फटाफट रिवीजन करवा देता हूँ। इस वाले भाग को बोलते हैं क्राउन। पौधे का जो ट्री का जो ऊपर वाला जो भाग होता है, जहाँ पर हरियाली होती है, पत्तियाँ, शाखाएं, कलियाँ ये सब लगी होती है, उसको बोलते हैं क्राउन, ठीक है ना। और ये वाला जो भाग होता है, इस वाले भाग को बोलते हैं बोले। क्या बोलते हैं इसको, बोले बोलते हैं। ये एक प्रमुख शब्द है और टर्म है, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, इसको हम बोलते हैं बोले। अब इसके अंदर जो प्रमुख शब्दावलियाँ आती है हाइट मेजरमेंट के अंदर, वो हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। जो अब ये जो वृक्ष हैं, इस वृक्ष के मैं कितने भाग कर रहा हूँ, 2 भाग कर रहा हूँ, ठीक है ना। इस वृक्ष के मैं 2 भाग कर रहा हूँ,
ये जो रेड वाली जो लाइन है ये इसका ऊपर वाला भाग क्राउन हो गया और इसके जो नीचे वाला जो भाग है ये हो गया हमारे बोले हो गए, ठीक है ना। इसके मैंने दो भाग कर दिया। तो जो रेड वाली जो लाइन है, ये जो रेड वाली जो लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वृक्ष की ऊंचाई होती है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि वृक्ष का जो मुख्य तना होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे बोले कहते हैं। यानी कि ये जो बोले हैं ये किसके लिए दर्शा रहा है, ये किसको शो कर रहा है, तो जो किसी भी वृक्ष का जो मुख्य जो तना होता है उस मुख्य तने को क्या कहते हैं, बोले कहते हैं। ये याद रखना, जो वृक्ष का जो मुख्य तना होता है उसको हम बोले के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो मैंने ये जो रेड लाइन बनाई है, ये रेड लाइन के यहाँ से ग्राउंड लेवल से लेकर ये जो रेड लाइन है यहाँ तक के बीच की जो ऊंचाई होती है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ऊंचाई है, और ऊंचाई को मैं यहाँ पर एच से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है ना। एच से डिनोट कर रहा हूँ। इस ऊंचाई को किस नाम से जाना जाता है, तो इस ऊंचाई को जाना जाता है क्राउन हाइट के नाम से इसको जाना जाता है। तो प्रश्न बन सकता है कि होता तो क्राउन ऊपर है, लेकिन प्रश्न बन सकता है कि क्राउन हाइट के नाम से, क्राउन हाइट कहते किसे हैं, तो क्राउन हाइट किसे कहते हैं, तो वह ऊंचाई जो जमीन की सतह से लेकर क्राउन का जो मुख्य बिंदु होता है वहां तक की ऊंचाई क्राउन हाइट के नाम से उसको जाना जाता है, या क्राउन ऊंचाई के नाम से जाना जाता है। और इसके जो बीच में जो ये वाला जो मुख्य भाग होता है, जो मैंने अभी ये गोला जो आपको खड्डा सा दिखाई दे रहा है, बीच वाला भाग, इस बीच वाले भाग को किस नाम से जाना जाता है, इस बीच वाले भाग को जाना जाता है क्राउन पॉइंट कहते हैं, ठीक है ना। तो क्राउन पॉइंट क्या होता है, तो जो क्राउन का जो बीच वाला जो भाग होता है, पूरा जो बीच वाला भाग होता है इसको क्राउन पॉइंट कहते हैं। तो प्रश्न बन सकता है क्राउन हाइट किसे कहते हैं, तो वह ऊंचाई, वृक्ष की वह ऊंचाई जो जमीन स्तर से या ग्राउंड लेवल से लेकर क्राउन पॉइंट के बीच की जो ऊंचाई होती है तने की या वृक्ष की, उस ऊंचाई को हम क्राउन हाइट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, क्राउन हाइट के नाम से जाना जाता है। और ये वाली जो ऊंचाई होती है क्राउन के अंदर की, यानी कि या फिर हम कह सकते हैं इसको, ये बाहर यहाँ से लेकर ये वाला क्या कहलाता है, क्राउन कहलाता है। जो ये वाली जो ऊंचाई होती है, इस ऊंचाई को क्या कहा जाता है, तो इस ऊंचाई को कहा जाता है क्राउन लेंथ के नाम से जाना जाता है। इसको इस नाम से जानते हैं, तो क्राउन लेंथ के नाम से जाना जाता है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है हमको, क्राउन लेंथ किसे कहते हैं और क्राउन हाइट किसे कहते हैं। क्राउन लेंथ तो कहते हैं जो क्राउन वाला जो भाग होता है उसको हम क्राउन लेंथ कहते हैं, और जो बोले वाला जो स्टेम होता है मुख्य तना, उसकी जो ऊंचाई होती है उसको क्राउन हाइट के नाम से जानते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और कंपटीशन एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा भी जाता है, ये हमको याद रखना। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करें, आगे थोड़ा और आगे बात करें, जो बोले की बात करें, ये वाली जो बोले किसे कहते हैं, तो जो किसी भी वृक्ष का जो मुख्य जो तना होता है उसको हम क्या कहते हैं, बोले कहते हैं। और बोले की जो जितनी भी ऊंचाई होती है, किसी भी वृक्ष का जो मुख्य तने की जो ऊंचाई होती है उसे हम बोले हाइट के नाम से जानते हैं। किस हाइट से जानते हैं, तो बोले हाइट के नाम से जानते हैं, ये हमको पता होना चाहिए। तो 3 हाइट हमारे यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो क्राउन हाइट किसे कहते हैं, क्राउन लेंथ किसे कहते हैं, और क्राउन पॉइंट किसे कहते हैं, और बोले हाइट किसे कहते हैं, ये आपको उम्मीद है याद हो गया होगा। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। जो क्राउन वाला जो भाग होता है, ये तो हमने क्राउन के साइड से देखा था, ठीक है ना। अब हम देखते हैं क्राउन के ऊपर वाले यानी टॉप वाले भाग से। तो क्राउन का जो टॉप वाला जो भाग होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो क्राउन का जो टॉप वाला जो भाग होता है, इसको क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं, क्राउन का जो टॉप वाला जो भाग होता है साथियों, इसको कहा जाता है, क्राउन का जो टॉप वाला भाग होता है इसको बोलते हैं क्राउन, इसको बोलते हैं क्राउन ग्रिप्थ। इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बोलते हैं क्राउन ग्रिप्थ के नाम से इसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है साथियों क्राउन ग्रिप्थ, क्राउन ग्रिप्थ के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये 7 जो 5-6 जो मैंने टर्म बताए हैं ये आपको याद रखनी। कौन कौन सी, क्राउन ग्रिप्थ क्या होता है, तो क्राउन का ऊपर वाला, ऊपर से देखने पर, या फिर हम कह सकते हैं जो जितना क्राउन का जो ऊपर का जो क्षेत्रफल होता है उस क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, क्राउन ग्रिप्थ कहते हैं। और क्राउन लेंथ किसे कहते हैं, तो क्राउन की जितनी लंबाई होती है उसको क्राउन लेंथ कहते हैं। क्राउन हाइट किसे कहते हैं, तो क्राउन का जो मेन पॉइंट होता है वहां से लेकर ग्राउंड लेवल तक का जो बीच का जो पौधे का जो मुख्य तना होता है उसकी जो ऊंचाई होती है उसको क्राउन हाइट कहते हैं। और बोले हाइट किसे कहते हैं, तो मुख्य जो तना होता है उसकी जो ऊंचाई होती है वो पूरी वो बोले हाइट के नाम से इसको जानते हो। अब हो सकता है कि आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि बोले हाइट और क्राउन हाइट एक ही है, लेकिन ये जो हाइट बताई ये क्राउन के सापेक्ष मैंने बताया, ठीक है ना। अब बोले हाइट एक अलग हो जाएगी, और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि क्राउन के सापेक्ष हाइट, तो क्राउन के सापेक्ष 2 हाइट हो जाएगी, एक तो हो जाएगी क्राउन लेंथ और एक हो जाएगी क्राउन हाइट हो जाएगी। ये क्राउन के सापेक्ष में, ठीक है ना। और क्राउन पॉइंट किसे कहते हैं, तो वह बिंदु जो क्राउन के मध्य में स्थित होता है उसे हम क्राउन पॉइंट के नाम से जानते हैं। और क्राउन ग्रिप्थ किसे कहते हैं, तो जो कोई भी वृक्ष होता है उसका ऊपर का जो भाग क्राउन कहलाता है वो कितने क्षेत्रफल में फैला है उस क्षेत्रफल को हम क्राउन ग्रिप्थ के नाम से जानते हैं। यह है प्रमुख शब्दावली हाइट मेजरमेंट से रिलेटेड। तो हो सकता है प्रश्न पूछा जाए कि वृक्ष के अंदर कितनी प्रकार की ऊंचाई पाई जाती है, हाइट पाई जाती है। एक हो जाएगा क्राउन हाइट, बोले हाइट हो जाएगा, और एक हो जाएगा क्राउन लेंथ, और एक हो जाएगा हमारे क्राउन ग्रिप्थ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इनको आप कॉपी के अंदर नोट कर लेना, ये टर्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में हमारा जो प्रमुख शब्दावली थी जो वो कंप्लीट होती है। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से।
अब इसके बाद हम देखते हैं ऊंचाई मापन की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं। ऊंचाई मापन की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। ऊंचाई मापन की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं उनके बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं, और ये विधियां काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी अपना ध्यान बोर्ड की तरफ रखना, ठीक है ना। ऊंचाई मापन की विधियां, ठीक है ना। ऊंचाई मापन की विधियों की बात करें, ऊंचाई मापन की विधियां, तो यहाँ पर मैं केवल आपको एक चार्ट बनाने वाला हूँ। उस चार्ट के अंदर हम इसकी प्रमुख विधियां देखेंगे, उसके बाद में उन मेथड को हम एक एक करके उनके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो ऊंचाई मापन की जो विधियां हैं वो कितनी विधियां हैं, 3 विधियां, ठीक है ना। कितनी विधियां हैं, 3 विधियां। कौन कौन सी विधियां हैं, नंबर फर्स्ट हो जाएगी हमारे 3 मेथड है। कितने मेथड है, 3 मेथड है। कौन कौन से, नंबर फर्स्ट तो हो जाएगा हमारे जो पहली जो हमारा मेथड होगा वो हो जाएगा हमारे ओक्यूलर मेथड। कौन सा हो जाएगा, पहला जो मेथड हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों ओक्यूलर मेथड, ठीक है ना। पहला जो मेथड हो जाएगा वो हो जाएगा ओक्यूलर मेथड। क्या होता है इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मेथड के नाम याद होंगे करेंगे, उसके बाद में हम इसके अंदर की चीज़ों को देखेंगे, ठीक है ना। तो पहला तो हो जाएगा ओक्यूलर मेथड, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड, ठीक है ना। तो अगला जो हमारा मेथड हो जाएगा वो हो जाएगा, पहला तो हो जाएगा ओक्यूलर मेथड, दूसरा हो जाएगा नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड, और नंबर जो थर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा इंस्ट्रूमेंटल मेथड, ठीक है ना। ये 3 मेथड हो जाएंगे। पहले सभी के नाम याद कर लेना, ओक्यूलर मेथड, नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड या इंस्ट्रूमेंटल मेथड, ये 3 इसके नाम होते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं हम, अगर हिंदी में नाम जानना चाहते हो तो इसको जो ओक्यूलर जो मेथड होता है इसको बोलते हैं अनुभवी विधि, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, अनुभवी विधि, यानी कि अनुभव के आधार पर किसी भी, ये ओक्यूलर मेथड जो होता है ये इसमें किसी भी प्रकार का उपकरण का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जो भी हमारे वन के जो अधिकारी होते हैं वो अधिकारी लोग क्या करते हैं, या फिर जिसको अनुभव प्राप्त होता है वह क्या करता है, तो अपने मस्तिष्क के अंदर स्केल या फिर जो अपना फील्ड वर्क होता है उस फील्ड वर्क के आधार पर किसी भी वृक्ष को देखकर बता देता है कि इसकी ऊंचाई 15 मीटर होगी, 25 मीटर होगी। कैजुअली जो गाँवों के अंदर जनरली हम यही मेथड अपनाते हैं, किसी भी वृक्ष को देखकर हम अनुमानित अपने अनुभवों के आधार पर बता देते हैं कि इस वृक्ष की ऊंचाई 15 मीटर होगी, 20 मीटर होगी, 25 मीटर होगी। तो वो हमारे लगभग 1-8 मीटर का फर्क आता है, तो वो उससे कोई ज़्यादा इशू नहीं रहता। लेकिन हम एग्जैक्ट तो नहीं बता पाते, लेकिन हम जो एक्सपेक्टेड जो उसकी ऊंचाई होती है वो हम अनुमानित अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता देते हैं। उसी को बोलते हैं कि अनुभवी विधि, या इसी को हम कह सकते हैं विजुअली मेथड के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसके आधार पर, या इसको बोलते हैं विजुअली, यानी कि वृक्ष को देखा और उसकी ऊंचाई बता दी हमने कि इस 15 मीटर होगी, 10 मीटर होगी, 7 मीटर होगी, 50 मीटर होगी, उसके आधार पर हम बता देते हैं, ठीक है ना। और गाँवों में ज़्यादातर मोस्टली हम ये विधि काम में लेते हैं, और हम भी स्वयं खुद जो हम स्टूडेंट हैं लेकिन हम खुद देखकर बता सकते हैं कि अनुमानित हमारे वृक्ष की ऊंचाई इतनी होगी, 15 मीटर होगी, 20 मीटर होगी, 25 मीटर होगी। तो उस विधि को क्या बोलते हैं, ओक्यूलर मेथड के नाम से जानते हैं, अनुभवी विधि भी कहते हैं इसको, या फिर एक और नाम आता है इसके अंदर विजुअली मेथड के नाम से भी जाना जाता है। और इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको और जो हमारे नॉन इंस्ट्रूमेंटल जो मेथड होता है इसको एक नाम से और जाना जाता है हिंदी में। तो इसको हम, जो ये मेथड है इसको हिंदी में तो हम गैर उपकरण विधि के नाम से जानते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको एक नाम से और जाना जाता है, और वो नाम हो जाएगा इसको हम एक और नाम से जानते हैं, और वो हो जाएगा हमारे गैर उपकरणीय विधि, गैर उपकरणीय विधि, ठीक है ना। ये हो जाएगा इसका दूसरा नाम। और जो इंस्ट्रूमेंटल मेथड होता है इसको बोलते हैं उपकरणीय विधि, ठीक है ना। ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ओक्यूलर मेथड, नॉन इंस्ट्रूमेंटल और इंस्ट्रूमेंटल, ये तीनों नाम याद रखना। अब इनके अंदर भी अलग अलग डिवाइडेशन किया गया है, उनके बारे में हम अब चर्चा करने वाले, ठीक है ना। तो इसमें प्रश्न किस प्रकार से आता है अब वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला प्रश्न तो आता है कि ऊंचाई मापन की प्रमुख विधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो आपको इस प्रकार से एक चार्ट बनाना है, इनके अंदर भी और अलग अलग नाम होते हैं, वो भी अभी आगे हम देखेंगे। एक प्रश्न तो इस प्रकार से बनता है। दूसरा प्रश्न बनता है कि ऊंचाई मापन की विधियों में से नॉन इंस्ट्रूमेंटल या गैर उपकरण विधियों का सविस्तार वर्णन कीजिए। एक प्रश्न ये आता है। एक प्रश्न आता है कि
ऊंचाई मापन की विधियों का संक्षिप्त में विवरण दीजिए और किसी एक विधि का विस्तार से वर्णन कीजिए। संक्षेप में बताना है हमें और किसी भी एक जो आपको अच्छे से याद हो ना उसके बारे में आपको सविस्तार वर्णन करना, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इनके अंदर, देखते हैं कि जो नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड होता है और इंस्ट्रूमेंटल जो मेथड है इनके अंदर किन किन विधियों का हमें देखना है आगे उनके बारे में, ठीक है ना। तो जो नॉन इंस्ट्रूमेंटल जो मेथड होते हैं इनको फिर जो ये जो विधियाँ होती हैं नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड, ये 3 प्रकार के होते हैं। जो नॉन इंस्ट्रूमेंटल जो मेथड होते हैं ये 3 तरह के होता है। एक तो होता है इसके अंदर शैडो मेथड, एक तो होता है शैडो मेथड जिसको हम छाया विधि के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? छाया विधि के नाम से जानते हैं। और एक होता है इसके अंदर सिंगल पोल मेथड, शैडो मेथड, सिंगल पोल मेथड, और एक हो जाएगा इसमें पेंसिल मेथड, ठीक है ना। ये 3 मेथड होते हैं इसके नॉन इंस्ट्रूमेंटल के। कितने? 3 मेथड होते हैं। कौन कौन से? शैडो मेथड, सिंगल पोल और एक हो जाएगा पेंसिल मेथड। ये क्या होते हैं इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अब मैं आपको केवल शॉर्ट में बता देता हूँ। जो शैडो जो मेथड होता है, शैडो मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, जो वृक्ष की जो छाया होती है उसके आधार पर इसकी ऊंचाई का मापन किया जाता है। सिंगल पोल मेथड में क्या किया जाता है, तो एक लकड़ी का खंभा लिया जाता है या पोल लिया जाता है, उसकी जो ऊंचाई रखी जाती है वो अपने आधार पर हम कितनी भी रख सकते हैं, उसके आधार पर हम वृक्ष की ऊंचाई का मापन करते हैं। और पेंसिल मेथड में क्या किया जाता है, तो पेंसिल मेथड के अंदर ये किया जाता है कि एक बड़ा सा पोल ले लेते हैं और पोल लेने के बाद में जो वृक्ष की जितनी लंबी छाया होती है उसके बराबर का एक हम लंबा सा एक लकड़ी का डंडा ले लेते हैं या बांस ले लेते हैं उतना लंबा, और उतने लंबे लेने के बाद में हम क्या करते हैं, वो जो पोल होता है जो हमने छाया के बराबर लिया था उस छाया के बराबर वो पेंसिल की सहायता से उस पर निशान लगा दिया जाता है। और निशान लगाने के बाद में उस जो लकड़ी का जो खंभा होता है, पोल होता है, उसको वृक्ष के सापेक्ष हॉरिजॉन्टल उसको खड़ा कर दिया जाता है, सॉरी वर्टिकली उसको खड़ा कर दिया जाता है। और खड़ा करने के बाद में जहाँ तक वो जाता है उसके आधार पर हम अगर पेंसिल के बराबर उसके जहाँ पर हमने निशान लगाया था उसके बराबर अगर उसका वृक्ष की ऊंचाई आ जाती है तो उसको हम फिर स्केल की सहायता से या फिर हम जो भी हमारा टेप होती है, इंच टेप, उसकी सहायता से मापकर हम वृक्ष की ऊंचाई का पता लगा लेते हैं। ये होता है हमारा पेंसिल मेथड। और उसके बाद में आता है हमारा इंस्ट्रूमेंटल मेथड, ठीक है ना। इंस्ट्रूमेंटल मेथड भी 2 प्रकार के होते हैं। अभी यहाँ पर हम केवल नाम देखेंगे, इनके जो प्रकार होते हैं वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे, ठीक है ना। जो इंस्ट्रूमेंटल जो मेथड होते हैं ये कितने 2 प्रकार के होते हैं। जो इंस्ट्रूमेंटल जो मेथड होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर मैं आपको केवल उनके नाम बता देता हूँ। जो इंस्ट्रूमेंटल जो मेथड होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होता है इसके अंदर ज्योमेट्रिक प्रिंसिपल बेस्ड, एक तो होता है बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल प्रिंसिपल, ठीक है ना। एक तो होता है बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिक प्रिंसिपल और एक होता है इसमें बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक प्रिंसिपल, ठीक है ना। ये 2 मेथड होते हैं। इनके अंदर भी जो ज्योमेट्रिक प्रिंसिपल होते हैं इनके अंदर भी 3-4 मेथड है, और बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक प्रिंसिपल होते हैं इनके अंदर भी 3-4 मेथड होते हैं। लेकिन मोटे मोटे रूप से आपको यह जो सरफेस से पता होना चाहिए कि ऊंचा हाइट मेजरमेंट के अंदर कितनी मेथड आते हैं। 3 मेथड आते हैं। कौन कौन से? पहला तो आ जाएगा इसके अंदर ओक्यूलर मेथड, नंबर 2 आ जाएगा इंस्ट्रूमेंटल और नंबर 3 हो जाएगा नॉन इंस्ट्रूमेंटल। नॉन इंस्ट्रूमेंटल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शैडो, सिंगल और पेंसिल ये 3 प्रकार का होता है। इंस्ट्रूमेंटल मेथड 2 प्रकार का होता है, बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिक प्रिंसिपल और एक हो जाएगा बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक प्रिंसिपल। इनके अंदर भी अलग अलग मेथड है, उनके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे की चर्चा करते हैं। तो साथियों इससे पहले हमने देखा था ऊंचाई मापन की जो 3 विधियां थी उनमें से हमने 2 के बारे में उनका क्लासिफिकेशन देखा था। अब हम देखने वाले हैं तीसरा जो मेथड है इंस्ट्रूमेंटल मेथड। इनके 2 प्रकार होते हैं, ये हमने पहले देखा था। पहले देखा था हमने ज्योमेट्रिकल, बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल प्रिंसिपल, इसी को हम सिमिलर मेथड के नाम से भी जानते हैं। और एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक प्रिंसिपल के आधार पर ये 2 अलग अलग प्रकार के मेथड होते हैं। इनके अंदर भी अलग अलग जो प्रकार होते हैं उनके बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं। इनको जब आप याद करो तो सबसे पहले आप केवल इनके नाम याद करना, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम के अंदर केवल नाम पूछे जाते हैं। और अगर हम थ्योरी की बात करें तो थ्योरी के अंदर इनके जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता दूंगा। और हो सके तो सबसे पहले इनका आप नाम याद करने की कोशिश करना, उसके बाद में इनके अंदर क्या चीज़ मेंशन करनी है वो हम देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आता है हमारे ज्योमेट्रिकल, या इसी को बोलते हैं सिमिलर मेथड। इसको पूरा नाम लिखना चाहो तो आप यहाँ पर लिख लेना, बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिक प्रिंसिपल, इसी को हम बोलते हैं सिमिलर मेथड। और दूसरा हो जाएगा बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो जो हमारा जो सिमिलर या ज्योमेट्रिक जो प्रिंसिपल होते हैं इसके आधार पर इसको 3 भागों में इसके अलग अलग 3 मेथड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होता है क्रिश्चियन हिप्सोमीटर, एक होता है सिंपथेसिस हिप्सोमीटर और एक होता है
इम्प्रोवाइज्ड कैलिपर, ठीक है ना। अगर ये नाम याद नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप सबसे पहले नाम याद करना। अगर आपसे सरफेस से पूछा जाए कि ज्योमेट्रिक या सिमिलर मेथड के अंदर कौन से मेथड आएंगे, तो आप एक टर्म याद रखना हिप्सोमीटर और एक याद रखना कैलिपर। कौन सा? हिप्सोमीटर और कैलिपर, ठीक है ना। उसके बाद में इनके अंदर याद रखना, हिप्सोमीटर के अंदर इसके अंदर दो आएंगे, एक तो आएगा क्रिश्चियन हिप्सोमीटर और एक आएगा इसके अंदर सिंपैथेसिस हिप्सोमीटर। कौन सा आएगा? क्रिश्चियन हिप्सोमीटर और सिंपैथेसिस हिप्सोमीटर, ये याद रखना। उसके बाद में अगर कैलिपर के अंदर याद रखना आप इम्प्रोवाइज्ड कैलिपर, ठीक है ना। इम्प्रोवाइज्ड कैलिपर क्या होते हैं, अभी केवल हमें नाम याद होने चाहिए, इनके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे, ठीक है ना। इम्प्रोवाइज्ड कैलिपर, अब हम चर्चा करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक प्रिंसिपल के आधार पर इनको भी अलग अलग मेथड में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला तो इसके और भी कई सारे मेथड होते हैं, लेकिन जो हमारे एग्जाम पर्पज है, जो इंपॉर्टेंट है, वो केवल हमारे लिए 4 ही। कौन कौन से? इसके अंदर भी याद रखना। पहला तो पूछा जाए तो हिप्सोमीटर, हिप्सोमीटर के अंदर आप याद रखना फिर ब्रांडिस हिप्सोमीटर। कौन सा हो जाएगा? ब्रांडिस हिप्सोमीटर। अगला हो जाएगा एब्ने लेवल। कौन सा हो जाएगा? एब्ने लेवल। अगला हो जाएगा हेगा अल्टीमीटर और एक हो जाएगा सुंटो क्लिनोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा? सुंटो क्लिनोमीटर हो जाएगा। ये आप नाम याद कर लेना। अगर इतना भी अगर अंदर याद नहीं हो तो नाम याद नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, इनके फॉर्मूले होते हैं वो हमें यहाँ पर नहीं देखना, केवल हमें नाम याद होने चाहिए, ठीक है ना। अब मैं इसमें से आपको बता देता हूँ कौन कौन से हमारे एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। जो ज्योमेट्रिक या सिमिलर मेथड है, इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट और सेकंड वाला। क्रिश्चियन हिप्सोमीटर और सिंपैथेसिस हिप्सोमीटर इंपॉर्टेंट है, और ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर इंपॉर्टेंट है ब्रांडिस और एब्ने, और एक हो जाएगा हेगा अल्टीमीटर इंपॉर्टेंट। और भी इसके 3-4 और भी इसके मेथड है, लेकिन वो हमें इनके जो नाम है वो हम जब ट्रिग्नोमेट्रिक के ये मेथड पढ़ेंगे तब मैं आपको वहाँ पर डिटेल से बता दूंगा। अभी केवल आपको ये नाम याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आज के लिए पर्याप्त होगा, क्योंकि इसमें कई सारे मेथड आए हैं जो आपको नाम याद करने में कुछ समय लगेगा। तो इसके बाद के जो मेथड हैं, जो हम सबसे पहले हम देखेंगे ओक्यूलर मेथड के बारे में देखेंगे, या फिर जो भी इसके ऊंचाई मापन की जो विधियाँ हैं इनके बारे में हम विस्तार से नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त है, क्योंकि आप कोशिश करना सबसे पहले जो आज मैंने यहाँ तक बताया आपको, ये सारे के सारे मेथड आप हो सके तो पूरे कोशिश करना याद करने की, क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं। तो एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ में हमारे कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आज हमने क्या क्या चर्चा की उनके बारे में हम रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि वंश त्रिमिति कहते किसे हैं और उसके उपनाम देखे थे, जिसके अंदर 2 नाम मैंने बताए थे, एक तो डेंड्रोमेंट्री और एक बताया था मैंने आपको फॉरेस्ट बायोमेंट्री के नाम से इसके उपनाम होते हैं। उसके बाद में हमने वंश त्रिमिति कहते किसे हैं, जिसके अंदर हम किनका मापन करते हैं उनके बारे में देखा, जिनके अंदर हमने 5 नाम देखे थे, कौन कौन से व्यास का मापन करते हैं हम, इसके अतिरिक्त ऊंचाई का, उम्र का, वृद्धि का और आयतन का, ठीक है ना, इनका मापन करते हैं। उसके बाद में हमने इसके प्रमुख उद्देश्य देखे थे, 4 प्रमुख उद्देश्य देखे थे, जिनमें हमने देखा था अगर बेचने के उद्देश्य के लिए हम इन सभी का मापन करते हैं, और हमने अगर फॉरेस्ट का अगर हमें इस्टेब्लिशमेंट करना है तो उसकी योजना बनाने के लिए हम इनका मापन करते हैं। और इसके अतिरिक्त हम यदि कोई भी अनुसंधान करना है तो उसके लिए हम इनका मापन करते हैं। और इसके अतिरिक्त हम फॉरेस्ट का हम किस प्रकार से रख रखाव करना है, यानी कि हमें कौन सा ट्री है जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है उसको वहाँ से निकालना है, किसको रखना है, किसको हटाना है वहाँ से, तो उसके लिए भी हम फॉरेस्ट का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है ना। ये इसके प्रमुख 4 उद्देश्य देखे। उसके बाद में हमने पर्टिकुलर इनमें से एक टॉपिक को लिया, हाइट मेजरमेंट, जिसके अंदर हमने हाइट के कौन कौन सी प्रमुख शब्दावलियाँ होती है ऊंचाई से संबंधित वो देखे हमने। उसके बाद इसकी प्रमुख विधियाँ देखी, जिसके अंदर हमने 3 विधियाँ देखी, एक तो ओक्यूलर मेथड, इंस्ट्रूमेंटल मेथड और नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड, जिसमें जो सबसे ज़्यादा अगर मेरे आधार पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो हो जाएगा हमारे नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड, जिसके अंदर शेडो मेथड, सिंगल पोल मेथड और एक आता है हमारा पेंसिल मेथड, ठीक है ना। इन तीनों के बारे में हम कल अगले सेशन के अंदर चर्चा करेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे अपने साथियों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी उम्मीद, इसी जोश के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।